हेलो दोस्तों, वेलकम टू भारती स्टॉक शो। आज के हमारे जो गेस्ट हैं इज़ वेरी वेल नोन, मिस्टर प्रभाकर कुमार वर्मा, अ एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट विद बी आर्क एंड एम आर्क फ्रॉम IIT खड़गपुर. And after that, he joined CPWD through UPSC and retired as Additional Director General in 2016. And retirement के बाद he has started his journey as Principal Advisor to the Chairperson of Haryana Pond Authority. In this podcast, we have discussed how this authority works and ponds को कैसे रिस्टोर करते हैं. आज जो हमने सीखा वो ये सीखा कि अपनी छोटी छोटी आदतों से हम कैसे पानी को बचा सकते हैं. आगे का जीवन, आगे के कुछ सालों में बहुत दिक्कत होने वाली है. हालांकि दिल्ली NCR जैसी जगहों पे लोग अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बट उस चीज़ को गहराई से हर व्यक्ति समझ नहीं रहा है. तो आज का पॉडकास्ट इसी टॉपिक के ऊपर है. आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है. सो आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ वॉच फुल पॉडकास्ट. सो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं. एंड येस, पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लेट्स गो. नमस्ते सर. नमस्कार भारती जी. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे. धन्यवाद, आपने मौका दिया. थैंक यू सर. सर तो चलिए पॉडकास्ट स्टार्ट करने के पहले मैं अपने हर गेस्ट से जानना चाहती हूँ कि उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया. BR किया आपने, और अभी भी जो सारे काम आप कर रहे हैं, आपने स्टार्ट जब आपने अपनी जर्नी की स्टार्ट किया होगा, कॉलेज कैसे आपने चूज़ किया कि आपको BR ही करना है? एक्चुअली मैं बेसिकली मैंने ग्रामीण के मैंने क्षेत्र से हूँ जी. और उस समय जब मैंने इंटरमीडिएट में किया 71 में मैंने इंटरमीडिएट किया, ज्वाइन किया था. 73 के आसपास में मैंने इंटरमीडिएट करके, उस समय हमारे बिहार में, मैं बिहार से हूँ जी, और ग्रामीण मैंने से क्षेत्र से आता हूँ. तो हमारे जो उस समय कोई मैंने यही ब्रांच लेना है, और आर्किटेक्चर ब्रांच उस समय ऐसा कोई बहुत पॉपुलर नहीं था. और इसको हम कह सकते हैं कि नॉट बाय चॉइस, ओनली बाय चांस. अच्छा. तो ऐसे कि जब चूँकि उस समय जो था 85-86 का जो समय था, मैंने 74-75 में, उसमें कुल मिला के 5-6 ब्रांच ही होते थे. सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेटलर्जी, ऐसा ही यही मेन ब्रांच होते थे उसमें. और आर्किटेक्चर भी बहुत कम सेलेक्टेड, जैसे बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहीं हुआ करते थे. कुछ कॉलेजेस थे, IIT ऐसे थे, जैसे SPA है, वहाँ पर कुछ जगह थे. तो ऐसा मेरे मन में कभी आर्किटेक्ट मैं बनूंगा या आर्किटेक्चर मैं मुझे पढ़ना, ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं, ना कैसा मेरे दिमाग में कभी बात आई. जब मैंने कंपटीशन ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया तो बाय चांस मुझे आर्किटेक्चर मिला. अच्छा, ओके. तो उस समय भी मैंने अपने सीनियर से, जो जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, BIT सिंदरी में, बिहार का टॉप मोस्ट कॉलेज था उसमें, तो हमारे एक सीनियर थे, हमारे कजन थे वो, तो मेरे फाइनल ईयर में थे, तो उनको भी नहीं पता था आर्किटेक्चर क्या है. तो कुछ लोगों से उन्होंने पता लगाया कि भाई आर्किटेक्चर में होता क्या है. तो वो फिर कुछ लोगों ने उनको बताया कि आर्किटेक्चर सिविल का ही है, ये सिविल है, वो आर्किटेक्चर बिल्डिंग से मतलब स्पेसिफिक वो ब्रांच है. तो हमने कहा चलो इसको देखते हैं, और ऐसा करके हमने जो चैलेंज हमने जो मिला उसको उस पर हम करेंगे जी, ऐसा करके. और आपने IIT खड़गपुर से IIT वो MR मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने वहाँ BIT सिंदरी से हमने BR किया. मेरी शुरू से, चूँकि मैं बेसिकली RSS से हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, तो उसमें बाई प्रोसेस ऑफ शाखा के द्वारा चैलेंज लेना, चैलेंज को मीट करना, ये सारी चीज़ें बाई प्रोसेस ऑफ प्रतिदिन का अभ्यास हो जाता है. तो हम लोगों ने कभी ज़िंदगी में हमारा ऐसा ही रहा है कि कोई भी चुनौती है उसको हम फेस करते थे. बिल्कुल. और हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट टू द वर्क, इसके कारण से हमने जो भी करना था, आज जो मैं आज हूँ, उसी के मेहनत के कारण, ऑनेस्टी के कारण, डेडिकेशन के कारण ही हूँ. तो आज अब इस टाइम पे आप सर क्या कर रहे हैं अपने पॉन्ड अथॉरिटी के बारे में बताइए. तो पॉन्ड अथॉरिटी में यदि मैं उसी जर्नी को आगे कंटिन्यू करूं,
यदि मैंने जब वहाँ से ग्रेजुएशन करके फिर आईआईटी खड़गपुर से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो स्टार्टिंग मैंने फिर टीचिंग लाइन से शुरू की। जी। बिहार में एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, इंडियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अच्छा। पूर्वी चंपारण जो ईस्ट चंपारण बोलते हैं, जी जी जी। वहीं पर एक कॉलेज था। तो शादी के पहले से ही मैं वहाँ पर ज्वाइन कर लिया था एज ए विजिटिंग लेक्चरर, क्योंकि बिहार में कहीं पर आर्किटेक्चर किसी कॉलेज में नहीं था। ओके। तो एज एक लीडिंग मैंने कॉलेज के नाम से कि वो प्रूफ करना चाहते थे उनके डायरेक्टर कि मैं अपने कॉलेज में आर्किटेक्चर चला के दिखाऊँगा। अच्छा। तो उन्होंने, चूँकि मैं बिहार से था, तो कोई संपर्क मिला तो मैं विजिटिंग लेक्चरर के रूप में वहाँ आता था। और जब वहाँ से मैं पास आउट हुआ तो मुझे उन्होंने एक एसोसिएट प्रोफेसर का डिपार्टमेंट में एचओडी भी दिया, और हमने उसको भी जीरो से स्टार्ट करके हमने इस्टेब्लिश किया। और जितने भी हमारे एक नेशनल स्टूडेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर का एक हमारी गेट टुगेदर होती है आर्किटेक्चर ब्रांच में, ऑल ओवर द इंडिया एवरी ईयर डिफरेंट सिटीज़ में उनका एनुअल फंक्शन गेट टुगेदर होता है। उसमें भी अपने इंडियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के जो आर्किटेक्चर के जो स्टूडेंट्स थे उनको मैंने वहाँ पर रिकॉग्नाइज करवाया, और डिफरेंट कंपटीशन के माध्यम से उनको मैंने वहाँ पर एक प्लेस हमने करवाया था। उसके बाद मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया जी। और 85 बैच में मैं यूपीएससी से सेलेक्ट होकर सीपीडब्ल्यूडी में मेरी पोस्टिंग हुई एज ए डिप्टी आर्किटेक्ट। फर्स्ट पोस्टिंग मेरी कलकत्ता हुई थी। अच्छा। और तब से एज ए डिप्टी आर्किटेक्ट से फाइनली मेरी जर्नी नवंबर 2016 में चंडीगढ़ नॉर्थर्न रीजन 1 में एज ए एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्किटेक्ट मैं रिटायर हुआ वहाँ से। मोर देन 30 ईयर्स। हाँ, मोर देन 30 ईयर्स का जर्नी रही। तो सर, इतना कुछ करने के बाद आपको क्या मोटिवेट किया पॉन्ड्स को ऐसे रिस्टोर करने का, या कुछ क्लिक किया है, या कोई अब ये भी मैं कहूँगा कि ये भी बाई चांस है। अच्छा। नॉट बाई चॉइस। ओके। अब मैं चंडीगढ़ में था, तो चूँकि मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ रहा हूँ, तो जब मैंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सर्विस ऑल्सो मैं जहाँ भी पोस्टिंग रहा मैं आरएसएस से जुड़ा रहा, अलग अलग दायित्व में रहा। जी। तो उसी मैंने कंटिन्यूटी में मैं चंडीगढ़ में मेरी पोस्टिंग थी, तो मैं चंडीगढ़ महानगर का कारवा का दायित्व रहा मेरे पास। तो संघ बड़े अधिकारियों से मिलना जुलना तो होता ही रहता था। तो उनके द्वारा फिर एक हरियाणा में भी एक चर्चा चलने लगी थी कि चूँकि उस समय के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, जो अभी माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, जी जी जी। तो उनके हमारे बहुत विजनरी हैं वो। तो उन्होंने उस समय जो हरियाणा की स्थिति थी कि पानी की जो गिरती अवस्था थी, समरसेबुल का यूज़ करना, फ्री में पानी चल रहा है, पानी का बेतहाशा मिसयूज हो रहा है से, उसके कारण से उनके दिमाग में था कि किसी भी तरह से पानी का संरक्षण किया जाए। बिल्कुल। उस चर्चा में उनके जब चर्चा बढ़ने लगी तो उन्होंने पूछा होगा कि उसके लिए कौन सा सूटेबल बंदा हो सकता है। तो उसमें उन्होंने मेरा नाम उनके ध्यान में गया होगा, और उन्होंने मुझसे पूछा। मैं उसमें चंडीगढ़ में ही था, और मैं नवंबर 16 में रिटायर हुआ था। 17 में मैं उनसे एक बार मिलने का मौका मिला उनसे इस विषय पे। मैंने कहा कि आर्किटेक्चर तो ओवरऑल डेवलपमेंट का, कैंपस प्लानिंग, उसमें वाटर भी है, और 5 एलिमेंट्स को हम प्लानिंग क्रिएट करते हैं डिजाइनिंग में, तो वाटर भी वन ऑफ देम। तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे तो आर्किटेक्ट का काम ही है कि सारा कुछ कंजर्व करना, रीऑर्गेनाइज करना। तो कोई दिक्कत नहीं, यदि मुझे ऐसा असाइनमेंट यदि मिलता है तो मैं इसको सक्सेसफुली मैं इसको कर पाऊँगा। तो 2018 में फिर पॉन्ड अथॉरिटी बनी। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने इसको एक्ट विधानसभा से एक्ट पारित करके इसको कंस्टिट्यूट किया था। उसमें मुझे एज ए टेक्निकल एडवाइज़र का मुझे जॉब मिला था। फिर बाद में 2019 में फिर उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन तो माननीय मुख्यमंत्री हैं बाई पोस्ट। अच्छा। और उनके ही मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उनके सलाह से हरियाणा तालाब प्राधिकरण का काम एज ए कार्यकारी उपाध्यक्ष के नाते, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन के नाते मैं काम देख रहा हूँ। तब से 2019 से हम फुल फ्लेजेड एज ए एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन के नाते मैं देख रहा हूँ काम। तो सर, ये अथॉरिटी जो है ये अभी सिर्फ हरियाणा में ही बनी हुई है, अभी और जगह पे नहीं? हाँ, ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि चूँकि अपने उस समय के देन मुख्यमंत्री अपने मनोहर लाल खट्टर जी का जो विज़न था, उसमें पानी की जो कंजर्वेशन का जो विषय उनके ध्यान में आया,
जी। और देश का पहला राज्य हरियाणा है जहाँ पर इस तरह से प्राधिकरण तालाब के लिए बना हुआ है। जी जी, वही और मैं किसी पूछ राज्य रही में हूँ। नहीं है। और अभी तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ आगे सोच भी नहीं रही है कि मतलब किसी और भी अब जगह धीरे के लिए, धीरे अब मेरे फिर 2022 क्योंकि में, पानी की समस्या तो आप हाँ, समझ रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा क्रूशियल चीज़ें हैं बाकी राज्य भी अपने करते हैं, लेकिन इस तरह से एक अथॉरिटी बना के अभी तक बाकी कुछ जब मैंने सुना है कि अलग, जैसे उत्तर प्रदेश में भी, पंजाब में भी, हरियाणा का काम देखकर वहाँ का जो विषय को देखते हुए, क्योंकि जब इंटरेक्शंस होते हैं, जो प्रोग्रेस उनको दिखाई पड़ता है, तो उनको भी लगा है, तो शायद सुनने में आया कि वहाँ पर इस विषय पर सोचना उन्होंने शुरू किया है। और 2022 में माननीय नरेंद्र मोदी जी, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब देश का अमृत महोत्सव 75 साल हो रहा था, तो उसमें अमृत सरोवर योजना उन्होंने लागू की थी। अच्छा। तो चूँकि हमारे यहाँ हरियाणा में एक एडवांटेज हमारे लिए ये था कि पॉन्ड अथॉरिटी अक्टूबर 18 में बन चुकी थी। ठीक है, हाँ। और हमारा जो डाटा जो था, सबसे पहले जो आप जैसे है कि जब कॉन्स्टिट्यूट हुआ, मैं जब ज्वाइन किया, तो सबसे बड़ा हरकुलियन टास्क था कि पूरे हरियाणा के सभी तालाबों को डाटाबेस को इकट्ठा करना डिजिटली। वो सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज था। बिल्कुल, हाँ। तो हम लोगों ने एक पॉन्ड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों ने ऐप बनाया था, और 24 पैरामीटर्स के अंतर्गत हमने सारा डाटा उस पर अपलोड किया हुआ, और रियल टाइम डाटा है। अच्छा। और मैं पब्लिक को जो सुन रहे हैं उनको मैं बताना भी चाहूँगा कि अपने गूगल पर यदि पॉन्ड अथॉरिटी यदि सर्च करेंगी या करेंगे, तो सिर्फ हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी ही उस पर आएगा गूगल पे। ठीक बात है। और उसको क्लिक करने से एक रियल टाइम पॉन्ड एटलस पब्लिक डोमेन में मिलता है। तो कोई भी पब्लिक अपने हरियाणा के किसी भी ज़िले का, किसी भी तहसील का, किसी भी गांव का, अपने तालाब के बारे में उनकी पूरी 24 पैरामीटर्स के अंदर पूरी कुंडली मिलती है उसमें, कि कितने किस टाइप के तालाब हैं, उसका यूज क्या है, उसकी लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड क्या है, उसका रेवेन्यू में एरिया क्या है, और उसका एक्चुअल एरिया क्या है। इस सारे डिटेल्स उसमें मिलते हैं। डिटेल्स एक पॉइंट, ठीक है। हमने उसको जियो मैपिंग और जियो टैगिंग, हमने आज के दिन में हमारे 19,838 तालाब हैं जो हमारे पॉन्ड एटलस पर रजिस्टर्ड हैं और जियो मैप्ड है। और ये सिर्फ हरियाणा का डेटा? हरियाणा का ही है। और ये करने में कितना टाइम लगा सर आप लोग को? इसमें तो लगभग साल भर लगे, क्योंकि प्रोसेस था। अलग अलग हमारे जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स थे, फील्ड से सभी गाँवों में जाना, और वहाँ गांव में विजिट करना, वहाँ पॉन्ड्स का डाटा, लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड, ऑल जो 24 कितने रिलीजियस हैं, कितने हिस्टोरिकल्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशंस वो अपलोड करते थे। तो इसमें तो टाइम लगा, धीरे धीरे करके आज मैंने बना है, मैंने पॉन्ड PDMS पॉन्ड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें एवरीथिंग इज अवेलेबल नाउ। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो फेस करते हैं, इश्यूज जो फेस करते हैं, क्या होते हैं? पहला तो ये चैलेंज एक यही था, तो यही था डाटा कलेक्शन का। तो वो सबसे बड़ा हुआ कि हमारे आप अब टिप पे रहे किसी भी तालाब पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि लोग जनरली क्या है, लोग उस चीज़ को इतना सीरियस ले नहीं रहे हैं कि अगर लेते तो शायद ये अथॉरिटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप जो क्षेत्र है वहाँ के लोगों को कैसे समझाते हैं, वो क्या इश्यूज क्रिएट करते हैं? एक तो काम हमारा था कि मैंने डाटा कलेक्शन करना जी। और उसका जैसे कि जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा, उसका हमें पता नहीं होगा कि उसका क्या है, तो फिर आगे हम प्लान करना संभव नहीं। हमारे पास जो उसमें कैटेगराइज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था कि कितने तालाब हमारे पोल्यूटेड हैं, कितने तालाब पोल्यूटेड एंड ओवरफ्लोइंग पॉन्ड्स हैं, और कितने क्लीन हैं और कितने हमारे ड्राई हैं। क्लीन वाले सर कितने निकले एक बार जरा? क्लीन में भी हमारे करीब 6,000 के करीब क्लीन हैं। 6,000 भी निकले? असल में टोटल 19,838 19,838 में से 18,000 प्लस सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में है। अच्छा। और 904 समथिंग वो हमारे अर्बन क्षेत्र में है। उसमें से भी हमारे जो करीब 11,000 प्लस 11,041 हमारे पोल्यूटेड पॉन्ड्स हैं, इंक्लूडिंग ओवरफ्लोइंग्स। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि 11,000 जो पॉन्ड्स हैं पोल्यूटेड, उनको हम रिस्टोर और रिजुमिनेट कर दें। ये हमारा उसमें जो चैलेंज आपने पूछा, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के जो हमारे ऑफिसर्स थे जो फील्ड में हमारे काम को एग्जीक्यूट करते हैं, जी जी जी, तो उसको पहले एजुकेट करना कि तुम इंजीनियर हो, याद दिलाना। जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था कि तुम हनुमान हो, तुम समुद्र लांघ सकते हो। क्योंकि मैं बेसिकली आर्किटेक्ट हूँ, तो मैंने 32 साल की बिना, मैंने हर कोई भी बिल्डिंग हमारी बनती थी या कैंपस बनता था तो उसका डिजिटल ड्राइंग करवाना, सर्वे करवाना, फिर वर्किंग ड्राइंग्स, बिना उसके हम 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो हमारे जो कि मैंने हमारा एजुकेशन ही, प्रोफेशन ही वही था। तो हमने पहले जितने भी काम हमने शुरू किए स्टार्टिंग में,
उसका हमने डिजिटल सर्वे करवाया हमने। पहले जो रफ कॉस्ट के आधार पर, स्केच के आधार पर एस्टिमेटिंग होती थी तो बड़ी एग्जॉर्बिटेंट एस्टिमेट होते थे। फिर हमने उसी पॉन्ड का हमने डिजिटल सर्वे करा के उसकी वर्किंग ड्राइंग्स बनवा के उसके उसी डिवीज़न से हमने एस्टिमेट बनवाए, तो 50-55% उसका कॉस्ट रिड्यूस हो गया। तो हमने उनको प्रूव किया कि भाई जब भी आप डिजिटल ड्राइंग यूज़ करोगे तो एक तो आपको एक क्वांटिटी हमारी एक्यूरेसी रहेगी, एस्टिमेशन एक्यूरेसी होगी। दूसरा, आप एग्जीक्यूट जब करोगे तो आपको भी पता है कि कितना क्वांटिटी कितना हमें एग्जीक्यूट करना है, उसकी मॉनिटरिंग आप प्रॉपर कर सकोगे। और गवर्नमेंट को भी लगा कि भाई कि इस ड्राइंग के माध्यम से हम सही ढंग से हम करवा सकते हैं काम और इससे हमारा बहुत पैसा बचेगा। तो हमने पहला तो चैलेंज ये था कि हम अपने इंजीनियर्स को इंजीनियर्स बनाना था, पहला चैलेंज तो ये था। दूसरा, गांव में एक माइंड सेट था कि जब तक तालाब में रिटेनिंग वॉल और स्टोन पिचिंग नहीं होगी तो तालाब हमारा रिस्टोर नहीं हुआ। तो पहला अनुभव आया मेरा कैथल में, जो केवरक गांव है, पहला तालाब हमने वहीं से शुरू किया था। उसका पहले से ही एस्टिमेशन हो चुका था और करोड़ों में उसका एस्टिमेट था, उसमें भी स्टोन पिचिंग, रिटेनिंग वॉल के सारे आइटम्स थे उसमें जी। जब इंटरवीन हमने किया, फिर उसकी हमने ड्राइंग्स बनवाई तो उसका हमने रिटेनिंग वॉल और स्टोन पिचिंग का आइटम हमने माइनस कर दिया था। और जब तालाब बन गया उसका स्लोप हम 1:3, 1:5 में हम मेंटेन करते थे कि सॉइल इरोजन ना हो। तो उसमें गांव वाले जब भी हम विजिट करने जाते थे, गांव के 50-100 लोग हम गांव के लोग घेर लेते थे, भाई आपने किया है, आपने तो सारा पैसा अपनों ने खा गए, ये हो गया वो हो गया, इसमें ना पत्थर नहीं लगे, इसमें ये नहीं लगा। उनको बहुत समझाना पड़ता था कि भाई हम यहाँ पर हैं, पॉन्ड अथॉरिटी है, हम आते जाते रहेंगे, पहले आप हमें ये करने तो दो। जब आप इसको देख लीजिएगा, यदि फिर भी आपको लगेगा कि ये गलत है तो फिर हम इसको करेंगे। एक बार हमने मौका हमें दीजिए। हम कहे कि जिसमें पानी के अंदर में जितने भी जीव जंतु हैं रहते तो हैं पानी में, लेकिन ब्रीड करने के लिए, अंडे देने के लिए उनको ज़मीन चाहिए। और यदि आपने पत्थर लगा देते हैं तो उनकी ब्रीडिंग बंद हो जाएगी, उनकी ग्रोथ बंद हो जाती है, तो धीरे धीरे मैंने जो पानी है धीरे धीरे गंदा होने लगता है। हमने उनको समझाया कि आपने जितने भी ऐसे अपने ज़िले में कहीं पर भी आपने ऐसे कुंड और तालाब देखे होंगे जहाँ पत्थर लगे हैं, वहाँ का पानी की स्थिति जाके आप देख लीजिए, कोई पैर भी उसमें अब रखना नहीं चाहेगा। तो इसलिए हमें आप मौका दीजिए, हम लोग इस जो कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं और आपके हित में ही करेंगे और जिससे पानी खराब ना हो। तब धीरे धीरे तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज हमारा रहा कि गार्बेज का। हाँ, गाँवों में विशेषकर कि सॉलिड वेस्ट का डंपिंग और कैटल डंग, गोबर की समस्या, नालियों के माध्यम से तालाबों में आना या तालाबों के किनारे गोबर को रख देना या वहाँ पर उपलों का ढेर बना देना, ये बहुत बड़ी समस्या गाँवों में है। वो सबसे बड़ा है कि उनको कैसे मैनेज करें, वो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या थी। और अगली समस्या थी कि इंक्रोचमेंट। गांव में काफ़ी तालाब के ऊपर बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हैं और जो लीगल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंक्रोचमेंट में कारण से हम पूरी तालाब को हम ठीक नहीं कर पाते। लेकिन हमारी शुरू से ही पॉलिसी रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से ही कहा कि हमें लिटिगेशन में नहीं जाना, वो आप प्रशासन को आप खबर कर दो, जो बचा हुआ तालाब है उसी को हमको ठीक करना। तो शुरू से ही हमारा अप्रोच रहा है कि जो बचा है उसको ठीक कर दें, जो बाकी है वो अपना बाद में प्रशासनीय लीगल जो उस पर एक्शन होगा उस पर हम करते रहेंगे। इस तरह से हम। और चौथा अगला चैलेंज था कि जितने भी शिकायतें आती थीं या तो एनजीटी को जाती थी या हमारे पास फिजिकल आती थी या पर्सनली आते थे। तो एनजीटी का भी डायरेक्शन था कि भाई कि जो भी है वो हम एक तरह से पोर्टल बनाएं, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म पोर्टल। उसको भी हम लोगों ने एनजीटी के डायरेक्शन पर हम लोगों ने पोर्टल बनाया और सारे ग्रीवांस रिलेटेड टू पॉन्ड्स, चाहे वो लैंड यूज का चेंज का हो, गार्बेज डंपिंग का हो, ओवरफ्लोइंग का हो या इंक्रोचमेंट का हो, ये सारे जीआरएम पर ये पोर्टल पर उपलब्ध है। मोबाइल ऐप से वो कोई भी पब्लिक किसी भी तालाब के बारे में, माने हरियाणा का तालाब हो तो उस पर वो अपलोड करके वो हमारे पास ऑनलाइन आ जाता है, उसके हिसाब से हम उसको रिड्रेस करते हैं और मंथली उसकी मॉनिटरिंग भी हम करते हैं। कितने दिन में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या आप एड्रेस करते हैं? हमें डिपेंड करता है, जैसे इंक्रोचमेंट में ज़्यादा टाइम लगता है उसको रिजॉल्व करने, उसको लिटिगेशन है, उसको नोटिस भेजना, फिर वो कोर्ट में चला जाएगा तो टाइम टेकिंग है। लेकिन जहाँ ओवरफ्लोइंग का है वो इमीडिएटली 15 दिन के अंदर में हो जाता है, इमीडिएटली उसका ओवरफ्लोइंग
पानी से बाहर निकाल देना, या गार्बेज का है, गार्बेज भी मैंने वीडियो जो है BDPO जो हैं चाहे एक्सीजेंस हैं उसको इमीडिएटली रिमूव करा के उनकी फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं और उनको थर्ड पार्टी से उनका सर्टिफिकेशन भी लेते हैं। अच्छा, कि ऐसा नहीं कि उसने जो एग्जीक्यूटिव मैंने ऑफिसर है उसने लिख कर दे दिया, लेकिन हम उसका वेरिफिकेशन थर्ड पार्टी से करवाते हैं और तब उसको लेकर हम क्लोज करते हैं। इस तरह से हम मंथली जितने भी कंसर्न ऑफिसर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिला परिषद, DC के जो नोडल ऑफिसर हैं, DPMOs हैं, उनकी सबकी मंथली हम रिव्यू मीटिंग लेते हैं। क्योंकि सारा डाटा हमारे PDMS पर है कि किस टाइप के कितने कंप्लेन हैं, किस डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, किसके किसके पास हैं, वो सारा हम मंथली हम रिव्यू मीटिंग में हम उसको रिजॉल्व करते हैं। और बड़ा ही मैं एक तरह से पॉजिटिव है रिस्पांस, और सभी ऑफिसर इसमें बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और हम जल्दी ही और 100% की तरफ हम रिजॉल्व करने की स्थिति में जाएंगे। तो सर इतने टाइम से आप इसमें काम कर रहे हैं अथॉरिटी में, किसी ऐसे पॉन्ड के बारे में जिस पे आपने काम किया हो और उस पॉन्ड को रिस्टोर करके कम्युनिटी में कोई चेंज आया हो? कम्युनिटी में तो बहुत ही रिस्पांस है, चाहे आप विलेजर्स को आप देखें, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि डिमांड तो आते हैं उनके तरफ से कि चूँकि अब एक जिस तालाब के ऊपर इतनी गंदगी थी, इतने कचरे थे कि कोई भी किसी भी समय में उधर एक कदम चेहरा भी देखना नहीं चाहता था। अब वहाँ पर सुबह शाम दोपहर घूमने की स्थिति बन गई। चूँकि हम तालाब बनाते हैं तो हम एक मैंने मेथडोलॉजी साइंटिफिक ढंग से इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल। बंद के ऊपर हम कहीं पर स्टोन नहीं लगाते, तो बंद के ऊपर में हम फ्रूट बियरिंग ट्रीज भी लगाते हैं। अच्छा। जैसे गुल्लर है, पीपल है, नीम है, जामुन है, ऐसे फलदार पेड़ हम चारों तरफ से लगाते हैं। एक तो मिट्टी को भी वो इरोजन से रोकता है, दूसरा है जो फ्रूट ईटर बर्ड्स हैं, चिड़िए हैं, वो भी एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं कि अब मैंने बगीचे ख़त्म होते चले गए, तो वो हम लगाने के कारण तो एक छाया भी हो जाती है। तो जो इवेपोरेशन प्रक्रिया है, यदि ज़्यादा छाया होगा तो उसको रोकेगा इवेपोरेशन को। अब बर्ड्स की नेस्टिंग उस पर होनी शुरू हो जाएगी, तो वो जो बर्ड्स जो अब एक्सटिंक्ट के अवस्था में है, अब ख़त्म हो रहे हैं, उनकी भी उसमें भी वृद्धि होगी। और जितने ये जैसे पीपल है, नीम है, बरगद है, ऐसे जो पेड़ हैं वो ज़्यादा ऑक्सीजन भी देते हैं। तो हम पर्यावरण को भी, इकोसिस्टम को भी हम मेंटेन करते हैं। और दूसरा जो नेचर बेस जो हमने बायोडाइवर्सिटी का, जैसे हमने पत्थर लगाना बंद कर दिया, तो पानी का जो बायोडाइवर्सिटी उसको भी मेंटेन करते हैं। और चारों तरफ से हम वॉकवे बनाते हैं कंक्रीट ब्लॉक का, और उसके बाद में बैठने के लिए बेंचेस की व्यवस्था और लाइट्स। तो उनके सोशल लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया और हेल्दियर इन्वायरमेंट बना। क्योंकि अब सारी चीज़ें जो गंदगी थी, गंध थी, सरनता, सारे साफ हो जाते हैं। जो गंदा पानी जो तालाब में आ रहे थे उनको भी हम लोगों ने नेचर बेस्ड टेक्नोलॉजी के आधार पर उसको भी ट्रीट करके मवेशियों के पीने लायक हो जाए, मछली पालन के उपयोग में आ जाए, और लघु सिंचाई के लिए हमारा वो पानी भी हो जाए। तो इस पर्पस को ध्यान में रख के हम ओवरऑल पर्यावरण को ध्यान में रख के खाली पानी हम रिस्टोर नहीं करते, अब बाय डिफ़ॉल्ट वो रिचार्ज भी होता है। बहुत सारे हमारे गाँव हैं, जैसे जिला है नारनौल, मैं पिछले 9 तारीख को मैं चरखी दादरी में था, वहाँ के सरपंच के पास में एक हमारे यहाँ एक इसे मैं था जोड़ना चाहूँगा कि जो गांव में जो अवेयरनेस करने के लिए हम 3-4 एक्टिविटीज़ हम IEC एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें नुक्कड़ नाटक भी है। अच्छा। तो गाँव के लोगों को एक जगह जमा करना तालाब के किनारे, उसमें महिलाएं, पुरुष, बड़े बुजुर्ग सभी आ जाते हैं। उनकी अपना स्थानीय हरियाणवी भाषा में नाटक के माध्यम से उनको संदेश देते हैं कि पानी की क्यों आवश्यकता है, आगे जीवन बचेगा तो कितना पानी क्यों नहीं चाहिए, और उसमें उनकी भूमिका क्या होगी। तो मैं उसी दौरान में 9 तारीख को चरखी दादरी में था, तो उसमें सरपंच से मैंने पूछा कि पानी का लेवल अभी क्या है ग्राउंड वाटर। तो उन्होंने कहा कि पहले 400 फीट था, अब मात्र 70 फीट रह गया। नारनौल में ट्रिब्यून में भी एक न्यूज़ आया था 5-6 महीने पहले कि अब जहाँ पर बेसमेंट में बने हुए थे, तो बेसमेंट में भी पानी अब सब सीपेज होके आने लगे, वहाँ का भी वाटर लेवल बढ़ा है। तो ये जो पानी का कंजर्वेशन होना शुरू हुआ है पॉन्ड रिस्टोरेशन के कारण, ये भी इसमें एक कारण है कि पानी रिचार्ज होना शुरू हुआ है और उसके कारण से पानी का लेवल में बढ़ोतरी हुई है। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है गवर्नमेंट के थ्रू, और आई होप जो चीज़ हरियाणा में हो रही है वो आगे और भी
प्रदेश में शुरू हो, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक आम इंसान की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर मैं अपने आप को पूछूं तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अगर मैं ऐसे किसी क्षेत्र में हूँ जहाँ पे पॉन्ड्स है, और अगर उसकी हालत बहुत ख़राब है तो मैं क्या कर सकती हूँ एज ए इंडिविजुअल? ऐसे इंडिविजुअल भी एक तो अपने हम घर से शुरू कर सकते हैं जी। पानी का कंजर्वेशन, पानी का बचत। लेकिन मुख्य समस्या क्या है कि हमें जो विकास का दौर में के कारण कि जो पहले जो हमारा जो जीवन था, जो लाइफ स्टाइल गाँवों की थी, अभी कुछ है तो है, मवेशियों को अभी भी तालाब में ले जाते हैं, लेकिन पानी की जो पर निर्भरता जो पहले गाँव में अपना जो खाने का, नहाने का, धोने का सारा कुछ उस निर्भर हम तालाब के ऊपर थे। उसका जैसे हम लोग भी बचपन गांव में गुजारे हैं, तो हम लोग भी सारा कुछ हम लोग गाँव को देखते थे तालाब में कभी कचरा कोई नहीं डालना। स्वयं गांव के लोग साल में एक बार तालाब की सफाई करते थे, सिल्ट निकाल देते थे, गाँव में मिट्टी को घर में ले जाते थे, कुएं की सफाई करते थे, सब लोग मिलकर स्वयं करते थे। तो वो उसमें चूँकि उपयोगिता थी तो उसका महत्व भी था, बिल्कुल, उसके प्रति केयर भी थी, अब उसका लोग चिंता भी करते थे। लेकिन अब चूंकि हमारी डिपेंडेंसी टैप वाटर पे हो गई, हाँ। सबमर्सिबल पंप पे हो गई, बिजली फ्री में मिल रहा है, पानी फ्री में मिल रहा है, तो उसकी कोई महत्व हम समझ नहीं रहे। तो तालाब हमारा दिन पर दिन उपेक्षित होता गया। घरों के जितने बहते हुए पानी हैं, अब जैसे मैंने बाथरूम का है, किचन वेस्ट है, बाथरूम का वेस्ट है, यहाँ तक कि जो सेप्टिक टैंक का जो सरप्लस वाटर है वो भी, प्लस जो मवेशियों का जो गोबर है उसको भी फ्लश करके सबमर्सिबल पंप से उसको भी फ्लश करके तालाब में लेके जाते हैं। तो बगल में कई गांव में ऐसे भी देखा हमने कि तालाब का पानी सर रहा है, ओवरफ्लो है, बगल में सबमर्सिबल पंप से पानी निकाल के भैंस को नहलाते हैं और उसको पानी पिलाते हैं, लेकिन उस तालाब के बारे में चिंता नहीं करते क्योंकि उसका महत्व खत्म हो रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे अवेयरनेस हम लोग भी ला रहे हैं, और जैसे अभी हमको समझाते भी हैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कि भाई आपका जैसे बैंक में जब तक खाता अपडेट करते तो पता चलता है कि आपके खाते में कितना 1000 रुपया है। इसको यदि उसमें आप एड ऑन ना करोगे तो अगले महीने में आपका खर्चा नहीं निकलेगा उसमें से। वही हल पानी की है। यदि पानी का ऑडिटिंग हमने उनको कहा कि अभी हमारे जो वैज्ञानिक जो बताते हैं कि अपने हरियाणा का जो प्रदेश का भूजल का जो स्तर अगले 45-50 साल में ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास कितना भी ज़मीन जायदाद है, कितना भी बैंक बैलेंस अपने बच्चों के लिए आप छोड़ के जाएंगे, लेकिन यदि पानी नहीं मिलेगा बच्चों को, अपने पोतों को और इसको, तो जीवित कैसे रहेंगे। तो अब धीरे धीरे गांव के लोग भी सचेत हुए हैं, उनकी मांग भी बढ़नी शुरू हुई है। और अब जो चूँकि उनका वातावरण चूँकि बदला है, जब मैंने कहा कि घूमने की जगह बन गया, बैठने की जगह बन गई, सुंदर वातावरण बन गया, पेड़ पौधे लग गए, तो अब उनको भी अब थोड़ा लगता है कि इसका महत्व क्या है, तो उसके प्रति वो जागरूक भी हो रहे हैं। और पॉन्ड अथॉरिटी रिस्टोरेशन के साथ साथ जागरूक अभियान भी हम लोग कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं, स्कूल के बच्चों को उसके मैंने प्लास्टिक के प्रति उनको भी अवेयर करना चाहिए। तो ऑल राउंड हम इस पर प्रयास कर रहे हैं कि इनका भी अपने कर्तव्य के प्रति थोड़ा है। बिल्कुल। और हम अपना सरकार तो काम कर रही है, लेकिन उनकी भी भूमिका बढ़े कि जो तालाब हमारे रिस्टोर हो गए हैं उनको मेंटेन करना, उनका रख रखाव करना, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एक्टिविटीज़ तालाब के ऊपर हो। अब जैसे फ्लैग होस्टिंग हमारा होता है तो उसमें भारत सरकार से भी आता है कि जितने भी अमृत सरोवर बन गए हैं उन सभी तालाबों के ऊपर अपनी फ्लैग होस्टिंग अपना रिपब्लिक डे पर और इंडिपेंडेंस डे पर मस्ट होना ही है। उसका फोटोग्राफ अपलोड करते हैं, उसको हम अमृत सरोवर पोर्टल है उस पर भी हम अपलोड करते हैं, उससे एक अवेयरनेस हाँ। दूसरा अपना जो है कि अपना जो हरियाली तीज है जी, योगा दिवस है, ऐसे जो महत्वपूर्ण जो अपने अवसर हैं, ऐसे अवसरों पर अधिक से अधिक एक्टिविटीज़ गाँव के लोगों का तालाब के ऊपर हो, उसके आसपास हो। तो हमारा आग्रह उनसे ये रहता है कि जितना ज़्यादा एक्टिविटीज़ आप तालाब के साथ करेंगे उतना ज़्यादा तालाब आपका साफ़ सुथरा रहेगा। ये हमारा प्रयास पॉन्ड अथॉरिटी की तरफ से लगातार समानांतर सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम करते हैं, पोस्टर लगाना, यूट्यूब पर बाइट्स लगाना, ऐसे सारी चीज़ें हम करते रहते हैं। ठीक है, ये तो सर हो गई गांव की बातें। अब क्योंकि आप इसमें इतना डीपली काम कर रहे हैं, आप इस अथॉरिटी को लीड कर रहे हैं, शहर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, जबकि शहर की हालत तो बहुत ही बुरी हो रही है? शहर की समस्या तो और भी विकट है। जैसे मैंने कहा कि 19,838 में से मात्र 904 तालाब बचे हैं हमारे हरियाणा के शहरों में जी। सब अधिक से अधिक कब्जे होते चले गए, कब्जा हो भी गए हैं, हो भी रहे हैं वहाँ पर। और सबसे ज़्यादा समस्या पानी को वहाँ भी है।
राशनिंग हो जाती है, कभी कभी बाहर से नगर निगम से पानी जाता है, तो वहाँ पर तो हमें घर से ही एक एक बूंद पानी को बचाने की कोशिश करना है। और समाज में लोग जागरूक रहें कि जो तालाब अभी वाटर बॉडी बच गए हैं उसको फिर आगे उसको कम से कम उसको बचाए रखें, उसको बचा कर रखें। और कचरा को उसमें ना डालें। तालाब को पॉल्यूशन करने में दो बड़े बड़े, सॉलिड वेस्ट बहुत बड़ा कारण है। गांव में तो गोबर भी एक है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है सॉलिड वेस्ट और प्लास्टिक्स। तो हम जैसे बच्चों के स्कूल में बताते हैं कि प्लास्टिक का ब्रिक कैसे बनाना, प्लास्टिक को जैसे रूपी जीन को कैसे बोतल में डालना, ये हम बच्चों को समझाते हैं। और शहरों में भी कुछ मैंने एनजीओ भी काम इस दिशा में कर रहे हैं। और लेकिन हमें अपने स्वयं से, अपने परिवार से, अपने घर से ही शुरू करना है कि एक एक बूंद पानी कैसे बचाना। शुरुआत तो घर से होगी। जब तक वो घर के माँ बाप पेरेंट्स नहीं समझेंगे, वो बच्चों में भी हम लोग भी घर में जैसे मैंने समानता हमारी जो सनातन पद्धति है कि कोई भी गेस्ट आ जाते हैं तो आपने जैसे आपने भी यहाँ पर किया, बिना पूछे हुए 2 गिलास आपने इतना बड़े गिलास में पानी डाल दिया। अच्छा। हाँ, हम तो गर्मी की वजह से इतना पानी डाल के अब उसमें होता क्या है कि समानता हमारी तो मैंने एक शिष्टाचार भी है, तो इसमें हमारी तो बनी हुई है सनातन में। लेकिन अब समय के हिसाब से हमें इसमें थोड़ा बदलाव करना चाहिए। क्या है कि एक साइकोलॉजिकल है कि यदि जग और गिलास में पानी है, यदि जग में है तो जग का पानी फिर मटके में ही जाएगा, वो सिंक में नहीं जाता। एक साइकोलॉजी है। लेकिन यदि गिलास का पानी अनटच्ड भी है तो गिलास का पानी फिर रीयूज नहीं करते, वो सिंक में ही हम डालते हैं, तो वो पूरा का पूरा वेस्ट होता है। तो हमारे कभी कभी संघ के अधिकारी भी आते हैं तो टोक देते हैं कि किसने मांगा पानी, आपने पानी भी दिया तो इतना पानी क्यों दिया, छोटा गिलास यूज़ करो, छोटा गिलास में थोड़ा सा कम पानी दो, और भी पूछ कर दीजिए, जग और गिलास ला कर रख दीजिए, जिनको ज़रूरत होगा वो ले लेंगे, नहीं ज़रूरत होगा नहीं लेंगे। ऐसी थोड़ी थोड़ी हमें अपने में भी विचार में, अपने व्यवहार में बदलाव करना चाहिए कि जो भी पानी हो उसका पूरा उपयोग करें, ऑप्टिमम यूज। ये तो बात आपने एकदम मतलब, और दूसरा है नहीं करता ये किचन में मेड का है, हाँ, वो पानी पूरा फुल स्विम में, उसको तो पानी से कोई मतलब नहीं है, वो तो अपना फटाफट तो उसका कितना स्पीड चाहिए, कितनी आवश्यकता है, उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उससे पानी अननेसेसरी वेस्ट होता है। तो मैंने कुल मिलाकर स्नान करने में, पीने में, नहाने धोने में, गार्डनिंग में पानी का कैसे हम रीयूज ज़्यादा कर सकें और कैसे मैंने जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको कैसे बचा सकें, ये हम घर से ही शुरुआत करें तो एक हैबिट बच्चों की भी बन जाती है शुरू से ही, वो आगे भी अपने जीवन में, समाज में उसका ये दिखाई पड़ता है। नहीं तो आगे के 50 साल बाद जीवन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। हम जो सच, वो आप बात एकदम सही कह रहे हैं कि हम पैसे में, बिजनेस में, सब में लगे हुए हैं कि हम अपने बच्चों के लिए ये छोड़ के जाएंगे, जब पानी नहीं छोड़ के जाएंगे तो फिर सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है, बिन पानी सब फून। बिल्कुल। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि आपका IIT खड़गपुर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? IIT खड़गपुर तो जैसे मैं वहाँ जब ज्वाइन किया था तो 79 बैच में मैंने ज्वाइन किया था। उसमें तो 4 सेमेस्टर के कोर्स होते थे और मैं उसमें इंजीनियरिंग करके ही मैं उसमें ज्वाइन किया था आर्किटेक्चर में। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर मैंने कोर्स IIT खड़गपुर ज्वाइन किया था। तो खड़गपुर का चूँकि IIT है, वहाँ का लाइफ स्टाइल जो हम लोगों ने, चूँकि बीटेक हम लोगों ने बिहार में किए, तो वहाँ पर एक तो भाषा की समस्या थी कि हम चूँकि बिहार बैकग्राउंड्स में थे, ग्रामीण क्षेत्र से आते थे, परिवेश से आते थे, तो वहाँ पर यदि बीटेक के दौरान में यदि अंग्रेजी आपस में बोलते भी थे तो आपस में ही लड़के टोकते थे, अरे बहुत अंग्रेजी बोलते हो तुम, बहुत अंग्रेजी जान गए हो, तो वो उन्हें डिस्करेज करते थे। तो वो ठीक है, लिखाई पढ़ाई में अपना जो है तो अंग्रेजी तो होता ही था, लेकिन बोलने की भाषा जो थी वो आम मैंने जो हिंदी होती है बिहार में हम लोग ऐसे ही बोलते थे। लेकिन खड़गपुर जाने के बाद में एक कंपल्सन हो गया क्या है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अपने भारत के सभी प्रदेश के लोग वहाँ बच्चे रहते थे पोस्ट ग्रेजुएशन में, और एक PG हॉस्टल भी था, विद्यासागर हॉल ऑफ रेजिडेंस, उसी में हम लोग रहते थे। तो कोई साउथ इंडियन है, कोई कर्नाटका का है, कोई केरला का है, तो आप मैंने कंपलसरी आपको अंग्रेजी बोलनी है। तो उस कारण से आपकी फ्लुएंसी बढ़नी शुरू हुई। दूसरा है कि वहाँ पर हर वीक में एक सेमिनार होता था, उसमें आपको मैंने अपने उस टॉपिक के ऊपर तैयारी करना और सारे फैकल्टी और सारे स्टूडेंट्स के सामने में आपको प्रेजेंटेशन देना, क्वेश्चन आंसर होगा। तो उसके कारण से जो अंग्रेजी बोलने में जो हिचक थी, जो झिझक थी, वो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हुई। तो एक भाषा वाली जो था, जो
कॉन्स्टेंस था अपने बिहार में कॉलेज में होने के कारण, वो झिझक वो बैरियर वहाँ ख़त्म हुआ। दूसरा था कि जो 4 सेमेस्टर के होने के कारण उसमें जब हम लोग थे तो 4 सेमेस्टर होते थे। संगीत शाखा मैंने वहाँ भी लगाई IIT खड़गपुर में। अच्छा, अरे मैं उस शाखा का मुख्य शिक्षक था। तो मैंने जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी संघ में मुझे वहीं से मिली। स्टूडेंट्स को समझ में आता था RSS? हाँ, मैंने वहाँ पर शाखा लगती थी, प्रोफेसर भी आते थे, हमारे स्टूडेंट्स भी जाते थे। ज़्यादातर हमारे इधर से थे, नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा आते थे। तो शाखा का मैंने पहला दायित्व तो मुझे मुख्य शिक्षक का मैंने IIT खड़गपुर मैंने शुरुआत की। क्या बात है। और वहाँ से लेकर आज तक मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ का एक लाइफ स्टाइल, उसका जो रूटीन था, चूँकि वो कम्युनिस्ट बंगाल तो कम्युनिस्टों का था उसमें शासन, तो मेस की जो मेसिंग सिस्टम थी वो वहाँ भी बहुत ज़्यादा यूनियन हावी रहता था। टाइम टेबल डिनर का वो बड़ा ही था कि जाड़ों के दिन में 7:30 बजे डिनर, जाड़ों में 7:30 बजे डिनर समाप्त हो जाता था और गर्मी में 8 बजे तक मैक्सिमम डिनर होता था। और यहाँ तो हमें लेट नाइट चाहिए। लेट नाइट चाहिए था। वहाँ पर हर हॉस्टल में एक कैंटीन बनी होती थी। अच्छा। और रात में रुके 1 बजे 2 बजे भूख लगी तो बाहर कैंटीन में जाइए, कैंटीन में खा लीजिए। हॉस्टल के अंदर में ही मैच से सटा हुआ कैंटीन होता था। तो इस तरह से मैं उस समय थोड़ा सा अनुभव यह था कि मैं चाय नहीं पीता था। अच्छा। तो उस कारण से ये गलत बात है सर, हॉस्टल में रह के आप चाय नहीं पीते। तो एक विषय वो था, चाय नहीं पीता था। तो लेकिन हमारे कलीग्स थे तो रात में 1:30 बजे 2 बजे फिर बोलते थे वर्मा चलो चाय पी के आते हैं। हाँ। तो मैं कहता चलिए चलो चलते हैं। लेकिन मैं जाके वहाँ पर बैठता था उनके साथ में, लेकिन वो चाय पीते थे, मैं चाय नहीं पीता था। आपने चाय पीना नहीं सीखी, ये गलत बात है। तो ये थोड़ा सा था। लेकिन अब संघ में जब दायित्व बढ़ने लगे तो दायित्व में है कि संघ के में शाखा के बाद में संपर्क करना एक अनिवार्य विषय है। चाय पे अब जगह चाय पीने चलना है, एक बहाना। जब तक आपको चाय नहीं पीना है तो फिर आप संपर्क नहीं कर सकते, तो संघ का काम नहीं कर सकते। तो हमारे घर में श्रीमती जी पहले वो भी पीती थी शाम को एक बार, लेकिन जब से हम लोग पतंजलि में गए तो उसके बाद में वो भी चाय पीना बंद हो गया। तो इनकी भी आदत नहीं है सुबह चाय पीने की, हम लोग की दोनों की आदत चाय पीने की नहीं है। लेकिन शाखा में एक बहाना हो गया है कि भाई चाय पीने जाना है तो वो करना। तो एक लाइफ स्टाइल वहाँ का IIT खड़गपुर का अलग था, वहाँ का यूनियन का भी जो था बहुत ही अलग था। रैगिंग का भी एक टाइम पीरियड लिमिट होता था और बहुत ही माने रिगोरस, जो बाकी कॉलेजेज में विकृति जो आ गई है वो वहाँ ऐसा नहीं होता था। वहाँ पर यदि यूनियन का चुनाव भी होता था तो उसमें जैसे अमेरिकन जो प्रेसिडेंसी की जो चुनाव होती है कि मेरिट के ऊपर क्वेश्चन हर हॉस्टल में वो जाता था। जो कैंडिडेट होते थे प्रेसिडेंट के लिए, वो उनसे पूरा हॉस्टल उनसे क्वेश्चन पूछता था दोनों कैंडिडेट से। अच्छा। जैसे अमेरिकन सिस्टम में है। अरे वाह। कि दोनों से क्वेश्चन पूछना, उससे कन्विंस करना मतदाता को कि भाई हम ज़्यादा एलिजिबल हैं। वो पैटर्न वहाँ खड़गपुर में था। वहाँ वर्ष में एक बार दीपावली का एक वहाँ बड़ा सा आइलैंड बना हुआ था, चारों तरफ से बने वाटर माने मोट बने हुए थे। उसमें दीपावली का माने होता था, माने क्या कहते हैं, आतिशबाजी होती थी। जी जी जी। और वहाँ का एक हॉस्टल का एक लाइफ था जो पहला अनुभव हमारा खड़गपुर में आया कि हॉस्टल डे हर हॉस्टल का बनता था। तो उसमें हॉस्टल में माने बहुत बड़ा फीस्ट होता था। सब लोग अपने अपने स्टूडेंट्स, अपने जो मित्र होते थे उनको खाने पर बुलाना, कल्चरल प्रोग्राम, मूवी। और दीपावली में एक और सबसे बड़ी चीज़ अच्छी होती थी कि दीपावली में दीप सजाने का एक प्रतियोगिता खड़गपुर में होती थी। और हमारे जो ज्यूरी प्रोफेसर होते थे, ज्यूरी मेंबर्स, उनकी टाइमिंग होती थी कि कितने बजे किस हॉस्टल से शुरू करेंगे। और उससे हिसाब से सारे वॉलंटियर्स लगे रहते थे कि भाई वहाँ से जो ज्यूरी यहाँ पहुँची और उतने टाइमिंग के बीच में आपको दीपक दिया जलाना है। उतने वॉलंटियर सारे दीपक के ऊपर रहते थे। तो कितने हॉस्टल में कितना सुंदर दिया जला, इसकी फिर वो अनाउंसमेंट होती थी। वो जो आतिशबाजी वाला जो आइलैंड था वहीं पर सभी पूरे हॉस्टल इस कंपटीशन के बाद सारे ज्यूरीज मेंबर भी और सारे वहाँ पर जमा होते थे और वहीं पर उसका अनाउंसमेंट होता था। ये सारे अलग अनुभव थे वहाँ के। ये तो सर हो गई सारी अच्छी बातें। अब मुझे वो वाली बातें बताइए जो आप सुनना चाहते हैं। वो हमारे लाइफ में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, था ही नहीं। हाँ, अब तो ये बात ही सुन के मैं शॉक हो गई कि आप वहीं से ही शाखा वाखा लगा रहे थे। तो हाँ, फिर तो हम तो शाखा वाले हैं ऐसे तो क्योंकि हम तो मैंने PG में गए थे। वहाँ एक तो जैसे है ना कि जितने भी IITs में हैं वहाँ पे एक फ्री लाइफ तो है ही है जी। लेकिन एक मैंने हर मैंने IIT क्लास से बंक मारना,
पीजी लेवल पर क्या होता है ना, पीजी लेवल पर बंक मारने का जो एक उम्र है वो बीटेक लेवल पर, चाहे इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन लेवल पर ही है। वो हम स्टूडेंट लाइफ में करते थे। पिक्चर देखने जाना है तो बीच में मैंने चले गए कि हाँ। अब कॉलेज में जाके वो उस लेवल पर आप ये सब चीज़ें मैंने होती नहीं है, क्या कि आपको अपना करियर दिखाई पड़ता है, यह सारी चीज़ें होती है। वो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट उस लेवल पर क्योंकि फ्यूचर की चिंता नहीं रहती, उसमें लगता है कि हाँ बस ऐसे चलेगा। तो वो सब हम लोगों ने स्टूडेंट लाइफ में हमने किया। तो वो सब तो चीज़ें जो आप कह रही हैं, तो वो मैंने बंक करना, पिक्चर देखना और मारपीट करना, ये सब चीज़ें तो स्टूडेंट लाइफ में उसमें। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में वो भी मैंने IIT खड़गपुर में वो लेवल क्रॉस हो गया था, तो वहाँ पर तो बड़ा डिसिप्लिन लाइफ अपने कैरियर के प्रति। IITs वगैरह में डिसिप्लिन वगैरह की भी चीज़ें रहती हैं। और तो ठीक है सर, और कोई ऐसा कोई मेमोरी जो आप अगर शेयर करना चाहें, कभी आप अभी एक लाइफ का आज तक का मेरा एक मेमोरी है। तो एक मैं जब बीटेक कर रहा था BIT मेसरा में, तो हम लोग का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, तो हमारी एक 11 बच्चों की स्टूडेंट हमारे आर्किटेक्चर के थे, उनकी एक अपनी टोली थी, टीम थी उनकी। तो एग्ज़ाम देने के बाद में जुलाई अगस्त का ऐसे महीना था, उसमें एग्ज़ाम ख़त्म हुए, तो हम लोगों ने एक पिकनिक का प्रोग्राम वहाँ पतरातू, वहाँ पर है हुंडरू फॉल है। अच्छा। वो तो हुंडरू फॉल मैंने सबसे 200-300 फीट ऊपर से फॉल गिरता है। तो हम लोगों ने वहीं पर सब लोग मिलके वहीं पर पिकनिक मनाने का प्रोग्राम हुआ। अपने रसोइया को भी लेके गए, वहीं बच्ची मैंने वेज नॉन वेज जो भी बनना था बन रहा था। तो मैं बचपन से, क्योंकि मैं स्विमिंग करता था, तो वहाँ पर एक मैंने पत्थरों का था, फिर वहाँ से जहाँ पर फॉल गिरता था करीब वहाँ पर 50-75 फीट मैं स्विमिंग करके जाना होता था। तो मैं और मेरा साथ एक और लड़का था पटना का, शशि नाम था उसका। तो दोनों आदमी स्विमिंग सिर्फ 2 ही लोग करते थे, बाकी सब लोग को स्विमिंग किसी को नहीं आती थी। तो हम लोग वहाँ फॉल के पास गए, क्योंकि बारिश का समय था, तो उसमें पानी में थोड़ा सा लहर भी ज़्यादा होती थी। तो फॉल के पास में जब हम पहुँचे तो लगभग तो आदमी जब कोई आपके साथ में ना हो तो थोड़ा सा नर्वसनेस ऐसे ही रहता है। तो हम 2 ही लोग थे और हम लोग वहाँ पहुँचे, तो फिर वहाँ से हुआ कि फिर लौटना है। फिर वहाँ से लौटने लगे, तो बीच में एक तो मैं, बाकी जो सुन रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे तो उनके लिए भी एक लेसन है। बीच में मुझे लगा कि मैं थक गया, अब मैं लगा कि मैं अब डूब जाऊंगा और फिर मुझे हेल्प के लिए चाहिए। तो मैंने फिर नज़र घुमाया तो दूर दूर तक हमारे साथी को पता था कि कोई तैरने नहीं आता किसी को, और बाहर कोई था नहीं, क्योंकि ऑफ सीजन था वो। तो मैंने सोचा कि अभी मैं यदि मैंने हिम्मत हार भी जाऊंगा तो मैं डूब जाऊंगा, कोई बचाने नहीं आएगा। तो मैंने फिर उसमें मैंने चित लेट कर, जो होता है कि मत्स्य के इसमें 100 आसन करके धीरे धीरे अपने शरीर को लूज छोड़ देना और अपने आप को पानी के ऊपर खाली फ्लोट करते रहना। तो उस स्थिति में मैं अपने को ला के धीरे धीरे करके मैं पत्थर के बीच में आ गया। तो एक तो लेसन मैंने उसमें पेशेंस नहीं खोना। यदि मैं उसमें धैर्य खो देता तो मैं भी आज यहाँ आपके बीच में नहीं बैठा होता। एक तो जो भी अपने हैं, जो यदि यंग बच्चे भी सुन रहे हों, तो उनके लिए हम बहुत मैंने किसी छोटी छोटी बातों पर हम कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं, घबरा जाते हैं। तो एक चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए कि आज के जनरेशन में सर ये ज़्यादा हो रहा है। और मैं यहाँ पर इस अवसर का मैं लाभ उठाते हुए मैं कहूँगा कि यदि बच्चे को, यदि अपने पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा, यदि अपने बच्चे को यदि प्रैक्टिकल बनाना है और चुनौती को सामना करने सिखाना है और लीडरशिप पर्सनालिटी, तो उसको शाखा में जरूर भेजिए। यदि हम जो भी हमने कहा है, जो सीखा है, उस शाखा से ही मैंने सीखा है कि चुनौती को सामना करना, टीम वर्क में रहना, ग्रुप में सबके लिए सोचना, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना। आज छोटी सी बात यदि हमारी पूरी नहीं होती है तो हम गलत निर्णय ले लेते हैं। सब परिवार के बारे में सबके लिए चिंता करना, पेरेंट्स ने जो कुछ कहा है तो उस अनुशासन को पालन करना, ये सारी चीज़ें शाखा में डे टू डे में सिखा जाती है। तो जो आजकल जो घरों में जो परेशानियां हो गई हैं, चूँकि न्यूक्लियर फैमिली है, 1 ही 2 बच्चे हैं, कभी कभी 1 ही बच्चे होते हैं, तो सारा दुलार माता पिता का उसके ऊपर होता है, तो वो एक समस्या है। तो उसके लिए एक समाधान है, संघ की एक शाखा है। तो जहाँ भी अवसर मिले, पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चे को शाखा में जोड़ें। दूसरा था कि जब हम दोनों आके पत्थर पर लेट गए, तो उसके बाद में अचानक हमारे एक फ्रेंड ने कहा कि रमन डूब रहा है। अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं और जहाँ पर ये अपना विमान है, इतनी दूरी में बीच में पानी था, तो इस पत्थर पर उसने छलांग लगाई और हाथ से ऐसा करके वहाँ चला गया।
लेकिन वहाँ से जब दोबारा जंप करके इधर आना चाहा तो वो बीच में ही डूबने लगा। उसने कहा कि भाई शशि का नाम, जिसका नाम था, उसको उसने कहा कि भाई शशि उठो उठो, रमन डूब रहा, उसको बचाओ। शशि ने कहा कि भाई मैं तो थक गया हूँ, मैं नहीं उठने वाला। यही बात उसने मुझे कहा कि प्रभाकर तुम उठो ना तो वो डूब जाएगा। अब मैं भी थका हुआ था, मैं भी घबराया हुआ था, मैं भी बच के यहाँ आया था। लेकिन मैंने उसमें ये सोचा कि यदि मैं अब नहीं उठूंगा तो वो मेरा साथी डूब जाएगा। तो मैंने तुरंत उठा, मैंने भी वहाँ पर छलांग लगाई। लेकिन उसमें भी मेरा वही प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि कोई भी यदि डूबने वाला आदमी होता है वो आपको पूरा जोर से पकड़ लेता है। हाँ। तो मैंने क्या किया प्रेजेंस ऑफ माइंड में कि भाई जैसे उसने मुझे पकड़ा तो मैंने पैर से उसको लात मारी, क्योंकि हम दोनों नीचे चले गए। हाँ। तो मैंने उसको लात मारी तो वो किनारे चला गया। मैं फिर बाहर निकल के आया और वो वेजिटेरियन था। उस दिन वो अपना वेज का मेनू बन रहा था उसका। और उसने कुछ देर तो बैठा रहा किनारे सोचता रहा। फिर उसने कहा कि आज से मैं नॉन वेजिटेरियन बनता हूँ। आज मुझे नया जीवन मिला है। और उसने उस दिन से नॉन वेज खाना शुरू किया। अच्छा। और आज भी कहता है कि भाई प्रभाकर तुम्हारे कारण मेरी ज़िंदगी बची थी। तो ये भी एक संदेश है इसमें, इसलिए मुझे हमेशा याद पड़ता है जब कभी भी मोटिवेशनल कहीं पर किसी स्टूडेंट्स को, अपने स्टाफ को बताना होता है तो किसी भी परिस्थिति में अपना चिंता ना करके दूसरे की चिंता करना। आज मैं भी उस दिन घबरा के मैं भी अपना सेल्फ चिंता करता तो मेरा साथी उस दिन बचा हुआ नहीं होता। तो एक इसमें एक मेमोरी हमारे लिए ज़िंदगी भर के लिए है। क्या बात है। तो जब आपने यूपीएससी के थ्रू CPWD ज्वाइन किया उस टाइम आपकी फीलिंग क्या थी? जब मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरा जो स्केल है वो किस लेवल का स्केल है। तो मेरी शादी, आपकी लाइफ ऐसी ही चली आई। हाँ, मैं बड़ा ही, जो कि तो मेरी शादी जब उसमें हो चुकी थी तो हमारे जो बड़े साले साहब के जो ससुर हैं वो चूँकि गवर्नमेंट सर्विस में रहे, वो चीफ इंजीनियर से रिटायर हुए। तो उनको ये खबर मिली कि ऐसे ऐसे मैंने प्रभाकर जी को हो गया है, उनका ये 700 का स्केल है। तो उन्होंने बताया कि भाई क्लास 1 का स्केल है। मुझे नहीं पता था क्लास 1 और क्लास 2 क्या होता है। उसके पहले एक और मैं इसमें बताना चाहूँगा, यूपीएससी करने पहले कभी कभी जल्दीबाजी में भी भगवान ऊपर वाला आपका डिस्टिनी कहीं और तय किया होता है, लेकिन आप कुछ और जल्दीबाजी में कुछ करना चाहते हैं। मैं जब खड़गपुर में था तो मेरे कुछ कलीग जो BRC में थे उन्होंने मेरे पोस्टल डिपार्टमेंट में वो ड्राफ्ट्समैन में लग गए। अच्छा। इमीडिएटली BRC करने के बाद में ड्राफ्ट्समैन क्लास 3 में लग गए वो। तो मुझे क्लास 3 क्लास 2 समझ में आता नहीं था। मुझे ये लगता था कि जॉब कर रहे हैं ये लोग। हाँ। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। तो मैं पटना में वो ज्वाइन कर लिया। मैंने उसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता था। मैंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में मैंने जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश किया। उसका जो सीनियर था जो क्लास 2 में था, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, वो मुझे समझाता था कि वर्मा तुम क्या करने जा रहे हो, तुम खड़गपुर में पढ़ रहे हो, तुम ड्राफ्ट्समैन की नौकरी के लिए कितना परेशान क्यों हो रहे हो, ये तो क्लास 3 का नौकरी है। तो मुझे गुस्सा आता था कि मुझे भगा रहा है ये। अब जो मैं जब यूपीएससी करके जब मेरी पोस्टिंग यहाँ गाजियाबाद में हुई CPWD एकेडमी में, तो एज ए आर्किटेक्ट में ज्वाइन किया था मैंने। फिर डिप्टी आर्किटेक्ट तो मैं कलकत्ता में रहा, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग कलकत्ता में रही जी। और उसके बाद में जब मैं दोबारा उसके बाद अंडमान चला गया, मैं 7 साल अंडमान में भी रहा। और फिर इसके बाद में फिर यहाँ गाजियाबाद में हमारी ट्रेनिंग नेशनल एकेडमी है। तो वहाँ पर मेरा जो कलीग था नारायण, वो यहाँ पर पोस्टल डिपार्टमेंट जो था उसमें वो ड्राफ्ट्समैन के पद पर लगा हुआ था। अच्छा। और कलकत्ता में भी जब मैं योग भवन में जाता था तो ड्राफ्ट्समैन की तरह वो ड्राफ्ट्समैन टेबल पर वो बैठा रहता था। और उसका जो आर्किटेक्ट था वो हमको साथ में, मैं उसके साथ बैठता था। वो उसको सर बोलता था। और मैं तो कलीग था उसका। तब मुझे पता चला कि कितना बड़ा गैप है और कितना बड़ा मैं सुसाइडल करने जा रहा था, उससे मेरी समझ नहीं थी। तो जब मैंने कहा ना कि मैं 700 का स्केल, मुझे नहीं पता था कि वो किस स्केल में होता है। तो मैंने जब पता चला लोगों को तब लगा कि हाँ इनको क्लास 1 में हो गया है। तो मैंने तो खुशी थी कि अब यूपीएससी करके मैं सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में मैं आ गया हूँ। तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग कलकत्ता थी जी जी जी। उसमें चूँकि लंबी जर्नी थी तो कहीं ना कहीं पर वहाँ पर सबसे बड़ा हमें एक प्रोजेक्ट मिला था, सर्वे ऑफ इंडिया की मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग भुवनेश्वर में डिज़ाइन करने का। अच्छा। हमारे जो सीनियर आर्किटेक्ट थे मिस्टर जोगेंद्र सिंह,
वो हम पर जोगिंदर बहादुर सिंह नाम था उनका। उन्होंने मेरे ऊपर उन्होंने रिलाई करके, विश्वास करके उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट, मेरा लाइफ का पहला प्रोजेक्ट था, मल्टी स्टोरीड सेंट्रली एयर कंडीशन भुवनेश्वर की बिल्डिंग मैंने डिज़ाइन की थी। और उन्होंने जो मुझे सिखाया, तो एक मेरे लिए पहला स्टार्ट था प्रोफेशन का कि मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग की मैंने वहाँ डिज़ाइन की। और दूसरा फिर मैं जब अंडमान निकोबार में जब मेरी ऑन डिपोटेशन मैंने अप्लाई किया, तो मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी मुझे अंडमान जाना है, मैं जाना चाहता हूँ। तो पिताजी ने कहा कि भाई आपको कोई जिम्मेदारी अभी है नहीं, अब जहाँ बेहतर लगता है वहाँ जाओ। तो मेरे कलीग थे, एक सीनियर थे, उन्होंने कहा कि भाई अंडमान में तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट है, समुद्र के बीच में है, तो वहाँ कैसे क्यों जा रहे हो। तो हमने कहा कि जब इतने लोग वहाँ रहते हैं तो मैं भी वहाँ रह लूँगा, तो मैं उससे अलग थोड़ा हूँ, जब वो रह सकते हैं तो मैं भी रहूँगा, इसमें क्या है। जब परिवार साथ में है तो परिवार के साथ में तो कहीं भी आप रह सकते हैं। वहाँ पर मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली। तो 1 साल के बाद, जनरली मैं 1 साल के लिए गया था, मैं 7 ईयर्स में वहाँ के प्रशासन मुझे आने नहीं दिया। अब मैंने वहाँ भी शाखा लगाई तो वहाँ पर भी मेरी जिम्मेदारी थी, वहाँ पे संघ की जिम्मेदारी भी थी, बनवासी कल्याण आश्रम का भी बहुत अच्छा काम था वहाँ पे, वहाँ का भी मैं दायित्व पूरे अंडमान निकोबार में जितने भी अपने भारत के झारखंड से और मध्य प्रदेश के जो बनवासी जाते थे वहाँ, उनको एक अलग से कम्युनिटी बनाया हुआ है, रांची वाले बोलते हैं, रांची बस्ती। वहाँ पर भी चूँकि अपॉर्चुनिटी, चूँकि सेंटर में होने के कारण लेफ्टिनेंट गवर्नर भी, सारे चीफ सेक्रेटरी सारे वहीं रहते थे। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर आए थे मिस्टर वक्कम पुरुषोत्तमन, वो बहुत बड़ा टास्क मास्टर थे जी। वो आज कोई काम बताते थे, साइट पर गए, साइट पर सिलेक्शन हो गया कि इस प्रोजेक्ट को यहाँ बनाना है, तो 4 दिन के बाद उस प्रोजेक्ट को ला के दिखलाना, और अगले दिन से फाउंडेशन शुरू हो जाती थी। वहाँ पर हम लोग 8 बजे घर से निकलते थे, रात के 12 बजे 12:30 बजे घर पे आते थे। मैंने इतना राउंड द क्लॉक हमारा वहाँ पर काम, 365 दिन विदाउट एनी हॉलीडेज हम लोगों ने वहाँ काम किए थे। समुद्र के बीच में भी ओपन सी में 3 घंटे की जर्नी करके आइलैंड्स में हम लोगों ने वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम किया। बड़ा ही एडवेंचरस काम रहा, 7 साल का चैलेंजिंग काम थे। और सबसे बड़ा वहाँ का पोर्ट ब्लेयर का जो मैं साइट करूँ यदि इम्पोर्टेंट काम है, तो वहाँ का तो सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग थी, चूँकि वहाँ पर सिज्मिक जोन होने के कारण जोन 5 में वो आता है। अच्छा। तो कोई भी बिल्डिंग शुरू से ही, चूँकि बिल्डिंग कोड में है कि जहाँ भी सिज्मिक जोन है वहाँ पर प्रोजेक्शन नहीं, बहुत माने डिफरेंट फॉर्म्स नहीं बना सकते आप। उसके कारण से जितनी भी बिल्डिंगें बनती थी रहीं उस समय तक, वो मैच बॉक्स बनती थी। तो जब सेक्रेटेरिएट का जब डिज़ाइन किया, तो एक तरह से वहाँ के आर्किटेक्चर में, वहाँ के स्काई लाइन में वो एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने वहाँ पर, क्योंकि कंटूर हिली रीजन था वो, वहाँ पर 10 मीटर से ऊपर का बिल्डिंग आप नहीं बना सकते थे। तो वहाँ पर उसके कंटूर को वो हम साधते हुए, उसका उपयोग करते हुए, हमने पहली बार वहाँ की बिल्डिंग बिना किसी लैटरल बीम के सपोर्ट के 6 मीटर का हमने सिलिंड्रिकल कॉलम, हमने उसके ऊपर एक बिल्डिंग को, एक सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर को हमने प्रोजेक्ट किया था। और जो वहाँ का जो स्ट्रक्चर इंजीनियर था हमारे साथ में, उसने कहा कि सर इसमें हम 3 मीटर पर हम एक बीम लगा देते हैं। तो हमने कहा कि भाई मिस्टर सिंह, जोगेंद्र सिंह नाम था उसका, हमने कहा कि मिस्टर सिंह मैं तो बाहर का हूँ, मैं चला जाऊँगा, आप यहीं रहोगे, आपके बच्चे भी यहीं रहने वाले हैं, आप ऐसा तो कोई भी मिस्त्री डिजाइन कर देगा, आप इंजीनियर हो, आप ऐसा डिजाइन करो जिससे कि आप अपने बच्चों को बता सको कि इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मैंने किया। बिल्कुल। उसको जोश आ गया, उसने उस बिल्डिंग को उसने स्ट्रक्चर डिजाइन किया। और पहली बिल्डिंग इन द हिस्ट्री ऑफ मैंने पोर्ट ब्लेयर, इस तरह की बिल्डिंग जो मेन लैंड में दिल्ली, बॉम्बे, कल इस समय बनते हैं, ऐसी बिल्डिंग हमने अंडमान निकोबार सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग जो आज भी खड़ी है वो बनी वहाँ पे। लोगों का आई ओपनर था, इंजीनियर्स के लिए भी, वहाँ के स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के लिए भी। उसके बाद तो फिर मेरे लिए फ्री हैंड मिल गया था कि आप जैसा भी डिज़ाइन करो। एक हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर भी CPWD से वहाँ आ गए थे, वो बोलते थे कि आप कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन करो किसी भी फॉर्म का, मैं उसका स्ट्रक्चर मैं करके तुमको दूंगा। ऐसा करके हमने बहुत सारे जितने भी गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स थे, सारे लैंडमार्क्स हैं, कभी आप जाए तो वहाँ पर आप कभी देख सकते हैं कि फॉरेस्ट का बिल्डिंग हो, एनेटिको का बिल्डिंग हो, टूरिज्म का बिल्डिंग हो, सारे मेरे समय के बनाए हुए, मेरी डिज़ाइन किए हुए बिल्डिंग विदिन 9 मंथ्स, 8 मंथ्स, 10 मंथ्स में बिल्डिंग कंप्लीट होती थी। सुबह से रात तक 12:30 बजे तक काम होते थे। अगले दिन LG फिर देखता था कि कल कितना काम हुआ,
और आज कितना प्रोग्रेस हुआ है। और फाउंडेशन लेइंग के दिन ही वो इनॉग्रेशन का डेट डिसाइड हो जाता था। अच्छा। और एक दिन भी डेट डिफर नहीं होता था। क्या बात है। इतना टास्क से हम लोगों ने वहाँ काम किए रात दिन। तो फैमिली भी सफ़र करती थी हमारी, लेकिन वहाँ एक एडवांटेज था कि भाई जितने भी बहुत सारे साइट ऐसे होते थे कि सी बीच के किनारे, समुद्र के किनारे होते थे, तो हमारे इंजीनियर्स की टीम, हमारी टीम, हम लोग परिवार के साथ ही जाते थे। तो परिवार भी अपना इंजॉय कर रहे हैं, हम लोग भी ऑफिस का काम कर रहे हैं। इस तरह से हम लोगों ने 7 साल का जो लाइफ था, बड़ा ही चैलेंजिंग, लर्निंग, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर की है अंडमान में। 30 साल के पूरे करियर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके दिल के सबसे करीब हो? ऐसा तो मैंने बहुत दिल के करीब, मैंने हम आर्किटेक्ट के लिए तो हर चीज़ दिल के करीब होता है, क्या कि वो हर मैंने आर्किटेक्ट जैसे कोई ऐसी चीज, माँ के जैसे माँ है ना, माँ जैसे के लिए कोई कहे कि कोई बच्चा मेरे लिए 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो कौन सबसे, मैं आपसे पूछूं भारती जी से, आपके 2 बच्चे हैं, उसमें प्यारा कौन है? तो आपके लिए दोनों प्यारे हैं। तो उसी तरह से आर्किटेक्ट के लिए भी हर बिल्डिंग जो भी डिजाइन करता है पूरे स्किल से, पूरे डोनेशन जब मैंने इसे डेडिकेशन से करता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अंडमान निकोबार का जो हमने सेक्रेटेरिएट फर्स्ट टर्निंग पॉइंट था, जी जी जी, उसी तरह से जब मैं यहाँ आया, लखनऊ में जब आया, तो वहाँ पर हमने CAG की बिल्डिंग डिज़ाइन की, गोमती नगर की। वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा डिज़ाइन। मैंने आज भी कोई जाकर देखता है तो लगता है कि भाई नॉन कन्वेंशनल प्राइवेट कोई आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया है। और दूसरा CAG बिल्डिंग देहरादून का, वहाँ भी ऐसी साइट थी कि वो साइट के हिसाब से यदि हम उसको करते थे तो ट्रायंगल फॉर्म में हमारा बिल्डिंग बनी थी। और उसमें चूँकि बीइंग द आर्किटेक्ट, साइट कंसिडरेशन, टोपोग्राफी, व्यूज़, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो उसमें बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग उसमें कहानी है कि जब बिल्डिंग डिज़ाइन हो गई, हमने उसको मैंने जो मसूरी हिल की तरफ में जो लॉन्गर उसके जो साइड थे उसको हमने उधर फेस किया हुआ था, और कंटूर के हिसाब से जो शेप बने थे वो डिज़ाइन हुए थे ट्रायंगल शेप में। तो जब बीच में CAG मिस्टर विनोद कुमार थे, उसमें अपने नाम सुना होगा, बहुत ही अच्छे मैंने रहे, नामी रहे। तो उनके एक जो डिप्टी CAG भी थे, मैडम थी, वो गई थी वहाँ मैंने देहरादून। तो फॉरेस्ट वाली जो बिल्डिंग है उनकी, वो जाके देखी तो मैंने डबल स्टोरी बिल्डिंग है, उस मैंने अंग्रेज़ों के समय का है, बड़ा लंबा लीनियर है, उसका फ्रंट साइड बहुत ही मैंने 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर को उसका फ्रंटेज है। उसको देख के आके उसने पूरी डिज़ाइन को, कंसेप्ट को, जबकि उसका मॉडल बन गया था, उसका स्ट्रक्चर हो गया था, सब कुछ हो गया था, वो आके मैंने बता दी कि नहीं नहीं ये तो बिल्डिंग बेकार है जी, अब इसको बिल्डिंग को चेंज करना है। तो मुझे कहा गया, मैंने हमारे चीफ इंजीनियर और AD जी ने कहा कि भाई वर्मा आके आप इनको CAG के पास मीटिंग है, समझाइए। मैंने विनोद जी को, CAG को समझाया कि सर ये जो बिल्डिंग है साइट के हिसाब से बिल्कुल फिट है, और वहाँ के आप इसके अलावा दूसरी कोई डिज़ाइन नहीं बन सकती। और आप किसी और की साइड को, फॉरेस्ट का जो बिल्डिंग बनी हुई है उसका कैंपस डिफरेंट है, उसका स्केल डिफरेंट है, फ्रंट यार्ड डिफरेंट है, उसको एज इट इज यहाँ कॉपी आप कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने बड़ा ही वाइस, विनोद जी को अभी मैं एडमायर करता हूँ कि उन्होंने कहा कि इसका डिसीजन हम लोग देहरादून साइट पर ही करेंगे। अच्छा। और जो मॉडल हम लोगों ने 3D मॉडल बनाया था, उन्होंने कहा कि इस मॉडल को आप लेकर चलना वहाँ। तो हमारे जो चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, सब लोग उसको फिर मॉडल को पैक करके हम लोग देहरादून गए। जहाँ पर हमने पोजीशन लोकेट किया था उसको फिर वहीं पर उसी ओरिएंटेशन में हमने बिल्डिंग रखी मॉडल को। फिर हमने सारा जो साइट का जो कॉन्सेप्ट था, कहाँ पर क्या नहीं बन सकता, उसके लिए क्या कॉन्स्टेंट्स हैं, उसकी क्या दिक्कतें आएंगी, जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया तो मैडम भी थी, डिप्टी CAG भी, तो बाद में फिर उन्होंने भी कहा कि नहीं वो यही बनेगा। तो ये वो हमारे लिए एक तो था कि इम्पोर्टेंट का कि इतने लेवल के, हाई लेवल पे जाके भी ये चीज़ हमने उसको जो हमने कॉन्सेप्चुअलाइज किया था वो हमने उसको वहाँ पर रिटेन कर पाई, और आज के दिल्ली में वो बिल्डिंग बहुत ही एक तरह से देहरादून के लिए एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग बनी हुई है। चलिए, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग सच वैल्यूएबल इंसाइट्स। आपसे बात करके ये सच में एहसास हुआ कि हम छोटी छोटी चीज़ों से अपने आसपास के इन्वायरमेंट को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। मैं अपने सारे दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भारती टॉक शो। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, आपने मौका दिया। आप सर इतना अपना मूल्यवान टाइम निकाल के हमें अपने इतनी सारी चीज़ें समझाई। थैंक यू सो मच फॉर दैट। नमस्कार।